इस प्रकार की अरेंजमेंट हमारे जनरेटर की होगी। और हमें पता है जब कभी भी ये जो एक्सेल है ये रोटेट होगा तो ये कॉइल घूमने वाला है। अब देखो, कॉइल घूमेगा तो एरिया का ओरिएंटेशन चेंज होगा, और एरिया का ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो एरिया चेंज, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये फिक्स है, क्योंकि मैग्नेट की पोजीशन, एक्सक्यूज मी, मैग्नेट की लोकेशन फिक्स है। हो क्या रहा है, जब ये एक्सेल घूमेगा, एक्सेल के ऊपर माउंटेड ये कॉइल घूमेगा, एज अ रिजल्ट बी डॉट ए, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। दैट इज बी ए कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू है? ये फाई की वैल्यू है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड और ए, इनके बीच का एंगल चेंज हुआ थीटा, तो फ्लक्स चेंज होगा। और आपको पता है जब कभी भी फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये ईएमएफ दिया जाएगा माइनस एन डी फाई बाय डी टी, दैट इज माइनस एन टाइम्स डी डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस एन बी ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये बन गया। थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा इंटू ओमेगा। तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा इंटू साइन थीटा। सही है क्या? दिस इज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा इंटू साइन थीटा। अब देखो, जैसे जैसे ये साइन साइन चेंज होगा, ये सब चीजें कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होने वाले नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट फिक्स है, तो बी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। कॉइल का शेप अगर चेंज नहीं होता है तो ए चेंज नहीं होगा, और घुमाने वाली जो एजेंसी है उसके ऊपर ओमेगा डिपेंड है। सो एन बी ए ओमेगा ये सभी पार्ट कैंसिल सेम रहेगा, अलग क्या रहेगा? साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा चेंज होते जाएगा, विच इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसके बीच का जो एंगल है वो चेंज होगा, तो ये ईएमएफ चेंज होगा। और आपको पता है साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई बाय टू दैट इज साइन 90 इज 1, साइन पाई दैट इज 180 इज 0, साइन 3 पाई बाय टू इज -1, अगेन साइन 2 पाई इक्वल टू 0। तो ये जो साइन फंक्शन है ये 0, +1 और -1 के बीच में वेरी होता है। ये जो साइन फंक्शन है वो इस प्रकार से +1 एंड -1 इनके बीच में वेरी होने वाला फंक्शन है। तो जब एंगल जीरो रहेगा, जब एंगल जीरो रहेगा तब ये ऐसा रहेगा, 90 मैक्सिमम वैल्यू पर गया, 180 फिर से जीरो आ गया, फिर -1 पर गया एंड फिर से जीरो आया। इसके बाद यही रिपीट होने वाला है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर एंगल मेंशन करने हैं तो आई कैन से दिस इज 0,
पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ठीक है। सो ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये ईएमएफ साइन फंक्शन के जैसा वैरी होने वाला है। इसको हमने E इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा ऐसा भी कहा है। क्या ये पार्ट याद है क्या? क्या ये पार्ट याद है? हाँ या ना? ये +1 -1 मतलब क्या है, तो आपको रियलाइज होगा सर ये +1 -1 मतलब पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन रिवर्स होगी। ठीक है। सो ऐसे सप्लाई को ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सच वोल्टेज इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या इसे ही एसी वोल्टेज भी कहा जाता है। और इसके कारण जो करंट फ्लो होगा, दैट करंट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। अब देखो, हाँ, भले ही हम कहने के लिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और या एसी करंट कहते हैं, बट ये एसी का मतलब क्या है? दिस एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। सो ऐसी कुछ चीजें हो सकती है क्या? अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट करंट। सो क्या कहेंगे इनसे? रिडंडेंसी नॉमेनक्लेचर या मिसनॉमर भी कह सकते हैं। आइदर यू शुड या वी शुड से अल्टरनेटिंग करंट या एसी। ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ए भी कहना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हम डे इन डे आउट में एसी करंट और एसी वोल्टेज ही कहते हैं। हमारा कहना ऐसा होता है कि यहाँ पर करंट पॉजिटिव निगेटिव और वोल्टेज भी पॉजिटिव निगेटिव के साइकिल में रहेगा। ठीक है। सो इसलिए इसे अल्टरनेटिंग कहा गया है। सर इसके एडवांटेजेस क्या है? ठीक है, ये ऐसा जनरेट हो गया तो ठीक है, क्या इसे डीसी में अपन जनरेट नहीं कर सकते क्या? तो आपको ये भी पता है कि यस, डीसी जनरेटर भी होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेट अपन कर सकते हैं। तो फिर एसी को क्यों इतना प्रीफरेंस दिया जाता है? हमारे घर में एसी क्यों आता है, अल्टरनेटिंग करंट, ये क्यों हमारे घर में यूज होता है? तो दो रीजन ध्यान में रखने चाहिए। Because AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to other by a device called as, कौन करता है पता है क्या? ट्रांसफॉर्मर। दूसरा,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is economical when transmitted in the form of ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इकोनॉमिकल व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एसी और हाई वोल्टेज। इसलिए आप देखते हो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, ये बड़े बड़े टॉवर पर हाई वोल्टेज के लाइन में ट्रांसफर होती है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत 11 kV 11,000 जो घर में आता है दैट इज 220 240 ट्रांसमिट होता है तो 11 kV 44 kV। ठीक है, kV मतलब किलो वोल्ट, 44,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट। ठीक है, जो यूज करते हैं दैट इज 220 240। ठीक है, इस प्रकार से ये हाई वोल्टेज पर अगर ऐसे ट्रांसमिट किया तो वो इकोनॉमिकल रहता है, और एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करना ये भी हमने देखा है। कहाँ होता है ऐसा, पता है क्या किसी को, कहाँ होता है ऐसा? हाँ या ना? ये होता है हमारे एरिया में कहीं ना कहीं डीपी होती है, दैट जिसे हम डीपी कहते हैं, दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। वहां पर एक ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके सिवा अपने आजू बाजू में, जैसे उधर कोंडेश्वर के पास में है, अभी ये दसरा मैदान के पीछे बना है, उधर वलगांव की तरफ जाते वक्त है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट सब स्टेशन होता है। तो सब स्टेशन पर भी काफी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर में हम ये 11 केवी का वोल्टेज उसके नीचे लाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट करना, इकोनॉमिकल ट्रांसफर करना, ये एसी का पॉसिबल है। एसी के लिए ये इकोनॉमिकल है, आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल ट्रांसफॉर्मर से ये काम हो जाएगा, इसलिए हम एसी को प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे। क्या बेसिक अल्टरनेटिंग करंट का फंडा ध्यान में आ गया क्या, कि वो अल्टरनेटिंग क्यों है, डायरेक्शन क्यों चेंज होती है, उस वोल्टेज को अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों कहते हैं? आलाय का लक्षात? जनरेटरचं वर्किंग आपण पाहिलंय, त्याच्यामध्ये जो जनरेट होतो त्याच्यात डायरेक्शन अल्टरनेटिंगली चेंज होत राहते, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। अब इसके पहले हमने रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, यहाँ पर डीसी सप्लाई बैटरी कनेक्ट होती थी तो क्या फर्क पड़ता था, बिहेवियर कैसा होता था, ये देखा है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस रेजिस्टर को, हमारा प्योर रेजिस्टेंस जो है उसे अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट किया तो क्या होगा ये देखने वाले हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए इस प्रकार से ईएमएफ का सिंबल दिया जाएगा। तो देखो,
ठीक है, इस प्रकार से इप्सिलॉन ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है, उसके अक्रॉस रेजिस्टर आर कनेक्ट किया है। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग सोर्स ई, यहाँ पर हम वैल्यू बता सकते हैं। कैसे वैल्यू बता सकते हैं? तो ये वोल्टेज रहेगा V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम विल बी मैक्सिमम वैल्यू। कहां पर देखा था ये वाला पार्ट, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टू ओमेगा टी, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब देखो, एट द एंड दिस इज वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज है मतलब अपन कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सर्किट में अगर हम किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो इसे अगर लिखना होगा तो ये बन जाएगा, ये सप्लाई, ये पोटेंशियल कितना रहेगा, V विच इज वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू I इंटू आर, वेर I इज करंट। ठीक है, जो पोटेंशियल रहेगा V, दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, यहां से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, आई इक्वल टू वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब देखो वी एम अपॉन आर ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। वी एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये फिक्स वैल्यू है। रेजिस्टेंस, इस पार्ट का रेजिस्टेंस, ये तो इसकी प्रॉपर्टी रहने वाली है, ये भी समय के साथ चेंज नहीं होगी। तो ये बन जाएगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। किसी भी एक इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी आई एम इंटू साइन ओमेगा टी, वेर आई एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट गिवन बाय वी एम अपॉन आर। ठीक है, सो यहां से आपको ध्यान में आ रहा है, एज वी एम इक्वल टू, सॉरी, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो both voltage and current will vary with time. Not only that, जब टाइम जीरो है, ठीक है, तो दोनों की वैल्यू जीरो रहेगी, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। जब टाइम कैपिटल टी है, ठीक है, जब साइन कैपिटल टी है, तो भी इन दोनों की वैल्यू जीरो रहेगी। सर कैसे? ओमेगा की वैल्यू, साइन टू पाई की वैल्यू, अगर टाइम
2 पाई बाय 4 दैट इज पाई/2। साइन पाई/2 की वैल्यू 1, सो ये करंट रहेगा IM। ठीक है, अब देखो, जब करंट मैक्सिमम रहेगा एट T/4 के कंडीशन पर, तब वोल्टेज भी मैक्सिमम रहेगा। जब करंट जीरो रहेगा तब वोल्टेज भी जीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए टाइम वाला पार्ट तो सेम रहेगा ना। शुरू होने के बाद कैपिटल T समय के बाद का वोल्टेज, कैपिटल T समय के बाद का करंट। टाइम तो अलग अलग नहीं रहता है, टाइम तो सेम रहता है। सो दोनों की वैल्यू साथ में मैक्सिमम रहेगी, दोनों की वैल्यू साथ में मिनिमम रहेगी। ठीक है, ऐसे जब दोनों साथ में बढ़ते हैं, दोनों साथ में कम होते हैं, ऐसों को आप कहते हो दे आर इन फेज। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा? दे विल बी इन फेज। ध्यान में आया क्या? फेज में रहना मतलब क्या? दोनों का बढ़ना साइमल्टेनियसली होगा, दोनों का कम होना साइमल्टेनियसली होगा, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली आएगी, दोनों की मिनिमम वैल्यू भी साइमल्टेनियसली आएगी। वोल्टेज एंड करंट are in phase with each other। दोनों साइमल्टेनियसली मैक्सिमम वैल्यू पर या मिनिमम वैल्यू पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आगे कहते हैं ड्यूरिंग द साइकिल as voltage varies between maximum and minimum value, the sum of all instantaneous values is zero। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, उस मोमेंट पर जो वैल्यू है, ऐसे सभी इंस्टेंट की वैल्यूज कैलकुलेट की तो उसकी सम जीरो आएगी। देखो, यहाँ का करंट पॉजिटिव है तो वहां पर उतना ही करंट निगेटिव रहेगा। यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 है। यहाँ पर +0.75 है तो यहाँ पर -0.75 है। तो ऐसे सभी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट की अगर आप एडिशन करते हो तो सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की एडिशन ये जीरो आएगी। क्या सही है क्या? हाँ सर, ये तो सही है ना। ठीक है, इसलिए हम आगे कहते हैं thus it is fact that average current and average voltage over a cycle is zero। तो देखो, एवरेज करंट जीरो है, एवरेज वोल्टेज जीरो है, तो पावर कितनी रहेगी? एवरेज पावर कितनी रहेगी?
एवरेज पावर जीरो नहीं रहने वाली है। ऐसा क्यों सर? तो देखो, पावर इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आई की वैल्यू रहेगी आई एम इंटू साइन ओमेगा टी का स्क्वेयर इंटू आर, दैट इज आई एम स्क्वेयर इंटू आर इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर साइन ओमेगा टी रहता ना, तो साइन ओमेगा टी ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। ठीक है, पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो साइन स्क्वायर जीरो जीरो आएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय टू, साइन स्क्वायर पाई बाय टू, ये वैल्यू वन आएगी, साइन स्क्वायर थ्री पाई बाय टू, या साइन स्क्वायर पाई, ये वैल्यू अगेन जीरो आएगी, साइन स्क्वायर थ्री पाई बाय टू। देखो दिस इज स्क्वेयर, व्हाट इज साइन थ्री पाई बाय टू? माइनस वन का स्क्वायर वन, एंड साइन स्क्वायर टू पाई, ये अगेन जीरो आएगा। सो ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो, तो ये ग्राफ इस प्रकार से 0 to 1 to 0 तो ऑसिलेट होने ही वाला है। इसके बाद अगेन ये 0 1 और 0 में वाइब्रेट होगा। इसके पहले ये ग्राफ इस प्रकार से नीचे आ रहा था। ठीक है, सो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इसलिए नेट जीरो आ रहा था। यहाँ पर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये नेट जीरो नहीं आने वाला है। सो डेफिनेटली देयर विल बी सम पावर कंजम्पशन। तो ये वैल्यू हो जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन की। कितनी आ गई? पीएम, या आई एम स्क्वेयर इंटू आर इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ठीक है, अब एवरेज पावर विल बी P average equal to average of I square into R equal to average of Im square into R into sin square omega t। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज ये 1/2 आता है, और इसलिए ये पावर आ जाएगी, एवरेज पावर विल बी हाफ ऑफ आई एम स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, कहाँ से आया? ये आया एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज हाफ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो कांस्टेंट रहने वाली है, सो आई एम स्क्वायर भी वैसे के वैसे ही रहेगा, आर भी वैसे की वैसे ही रहेगा। सिर्फ किसके वैल्यू में फर्क पड़ रहा है? तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज यह आ जाएगा हाफ। कैसे आएगा? तो देखो sin square omega t can be considered as half of
1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। सो देयरफॉर एवरेज ऑफ sin square omega t will be half into 1 minus average of cos of 2 omega t, since cos 2 ओमेगा t का एवरेज इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे लिखा? तो देखो, cos फंक्शन भी cos 0 1, cos pi by 2 0, cos pi is minus 1, cos 3 pi by 4, 3 pi by 2 is 0, and again cos 2 pi equal to 1। तो ये भी 1 0 minus 1 0 1 इसमें वैरी होता है, 1 0 minus 1 0 1, ठीक है। सो इसकी एवरेज वैल्यू ये 0 आने वाली है। एरिया अंडर द कर्व, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव, ये 0 आएगा। सो एवरेज ऑफ sin square omega t will be half। sin square omega t का एवरेज हाफ है, इसलिए एवरेज पावर कंजम्पशन आ गई हाफ Im स्क्वायर इंटू आर। तो भले ही एवरेज करंट 0 हो, ठीक है। तो even though average current and average voltage in AC circuit with resistor is 0, the power consumption will not be 0, ठीक है। और पावर कंजम्पशन आ जाएगा P एवरेज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर कंजम्पशन Im स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिफाइन करने वाले हैं, ध्यान से लिखना। हाँ,
ठीक है, क्या कहा? टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर। किसी डीसी सर्किट में पावर कंजम्पशन कितना होता है? वो होता है आई स्क्वेयर आर। ठीक है, सो अगर इस प्रकार से पावर कंजम्पशन आई स्क्वेयर आर रहेगा डीसी सर्किट में, तो उतना ही पावर कंजम्पशन जिस एसी सर्किट में रहेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसे वक्त स्पेशल वैल्यूज डिफाइन की जाती है कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वेयर या आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, अब जैसे देखो हमारा रिलेशन क्या आया था एवरेज पावर कंजम्पशन का, हाफ आई एम स्क्वेयर आर। ठीक है, सो हम अभी क्या करते हैं, हम आई आर एम एस डिफाइन करते हैं इक्वल टू आई मैक्स अपॉन रूट टू या रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर वैल्यूज। ये आ जाएगा आई स्क्वेयर, दिस इज नॉट मीन या एवरेज ऑफ आई, दिस इज मीन ऑफ आई स्क्वेयर। ये आ जाएगा हाफ ऑफ आई एम का स्क्वेयर। ये बन जाएगा आई एम अपॉन रूट टू। ठीक है, इन सच केस पावर कंजम्पशन इक्वल टू हाफ ऑफ आई एम स्क्वेयर अपॉन आर, दैट इज आई एम अपॉन रूट टू का स्क्वेयर इंटू आर, दैट इज आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस का स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, सिमिलरली इसका किसके साथ रिलेशन है? इसका डीसी पावर के साथ रिलेशन है। पावर कंजम्पशन इन डीसी सर्किट कितनी रहेगी? सिंपली आई स्क्वेयर आर। यहां पर भी पावर कंजम्पशन इन एसी सर्किट आ रहा है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। सिमिलरली वी डिफाइन आर एम एस, यह आ जाएगा मीन ऑफ वी स्क्वेयर। ठीक है, यह आ जाएगा हाफ ऑफ वी एम स्क्वेयर, दैट इज वी एम अपॉन रूट टू। ठीक है, और अगर ऐसा है तो देखो पी एवरेज, या अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्या आ जाएगा? आई एम अपॉन रूट वी एम अपॉन रूट टू इंटू आई एम अपॉन रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू विल बी टू वी एम इंटू आई एम। सो देखो एसी में भी पावर हो जाएगी V इंटू आई वेन V एंड I आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ RMS, एंड DC में भी पावर हो जाएगी V इंटू आई। सो DC में जो V वैल्यू होती है वो AC सर्किट में VRMS होती है। ठीक है, DC में जो करंट होता है वो AC सर्किट में IRMS होता है। ठीक है, और IRMS क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन दैट सर्किट डिवाइडेड बाय रूट टू। VRMS क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन दैट सर्किट अपॉन रूट टू।
ठीक है, इस प्रकार से हम इन आरएमएस वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जनरली एसी के वक्त जो बताया जाता है दोज आर आरएमएस वैल्यूज. सो जेव्हा आपण सांगतो की आपल्या घरचा सप्लाय आहे, कितना रहता है हमारे घर का सप्लाय? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. ठीक है, वो आपके घर में पावर प्लग रहेगा, वो 5 एम्पियर का पावर प्लग रहेगा, 15 एम्पियर का पावर प्लग रहेगा. सो ये 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 220 वोल्ट, these all are RMS values. These all are RMS. Root mean square value. This is VRMS, these are IRMS values.